इतना दबाव पड़ गया कि सर्वे का काम इनको बंद करना पड़ा। तो इतने 13,000 लोग क्या काम करते, इनके पास तरीका नहीं कि इनको कैसे इंगेज किया जाए। 13,000 कर्मी जो परेशान हैं, वो रेवेन्यू मिनिस्टर पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, वो खुद परेशान भी हैं, नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, सर्वे के नाम पे कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को क्यों निकाला गया? और हम लोग को लिया इसलिए गया था कि जब तक सर्वे होगा तब तक आप लोगों का काम रहेगा। सारे रिकॉर्ड के पन्ने फाड़ दिए गए, पन्ने गायब कर दिए गए, रजिस्टर 2 जो जमाबंदी का प्रतीक है उसको गायब कर दिया गया। तो अभी तो सरकार के घर में जमीन का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। कितने काले धन की उगाही इन लोगों द्वारा की गई है, कितना मुद्रा मोचन किया गया है, सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग से कितने पैसे की उगाही करके हर तरफ बांट किया गया है। जमीन के सर्वे में घपला ही घपला किया। ये बेचारे 13,000 जो यंग लोगों को इन्होंने अमीन के रूप में, कानून के रूप में जमीन के नापी के लिए डिप्लोमा होल्डर्स को लिया, सर्वे के लिए लिया। अभी हमारे साथ जन सुराज के नेता आर.के. मिश्रा हैं और इनसे बात करेंगे जो अभी हमारे बिहार में एलआरसी वाला मुद्दा बहुत हाइक पकड़ा हुआ है। 13,000 कानूनगो का भर्ती किया गया था, लेकिन अभी बताया क्या जा रहा है, पूरा बिहार जानता है कि सर्वे का काम होने वाला था, लेकिन जमीनी सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी 13,000 कानूनगो को हटा दिया गया। आगे सर से बात करेंगे, ये भी अपना वक्तव्य इस मामले पे देंगे। और ये पूर्व डीजी हैं, इनके बारे में बता दे तो ये पूर्व डीजी हैं, तो इस बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। एलआरसी को लेकर क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए, एलआरसी तो लैंड रिकॉर्ड कंसोलिडेशन की बात है, लैंड सर्वे की बात है, जमीन के सर्वे की बात है जी। तो पिछले 1.5 वर्षों से तमाशा चल रहा है। इतना घपला घोटाला उजागर हो रहा है। रेवेन्यू मिनिस्टर्स जो जितने हुए हैं पिछले 3-4, सबने सीओ के तबादले पैसा लेके किए हैं। ऐसी धारणा बनी है लोगों के बीच में। चर्चा तो यह है कि कहीं कहीं सीओ के ट्रांसफर में 50 लाख रुपए तक लिए गए हैं और ये उगाही हुई है, ऊपर तो लोगों को पैसे पहुंचाए गए हैं। अभी देखिए, आलोक मेहता जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके खाते में करोड़ रुपए की जानकारी लोगों को मिल रही, जैसा कि मैंने न्यूज में देखा था। उनके यहाँ रेड हुआ है, क्या मामला है वो तो जांच पदाधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन वो एक रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं। कितने काले धन की उगाही इन लोगों द्वारा की गई है, कितना मुद्रा मोचन किया गया है, सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग से कितने पैसे की उगाही करके हर तरफ बांट किया गया है, तो जग जाहिर है। अब रहा सवाल, 13,000 कर्मियों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। अब उस 13,000 कर्मियों का होगा क्या? जो उम्मीद लगाया था कि चलिए हमको नौकरी लग गया, और अभी तक सर्वे का मतलब कोई काम नहीं हुआ है। सर्वे का पूरा जो है कि बिहार के लोग कागज जमा कर दिए, सब अपना जो है कि कागजात जमा कर दिए, लेकिन अभी सर्वे के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो अब वो 13,000 कर्मचारी क्या करेंगे? भाई 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट इनका था, जमीन का सर्वे। जी। गुजरात की एक ऐसी फर्म थी जिसको जो ब्लैक लिस्टेड थी, उसको इन्होंने काम दिया। शुरू से ही तो घपला भी घपला है, जमीन के सर्वे में घपला ही घपला किया। ये बेचारे 13,000 जो यंग लोगों को इन्होंने अमीन के रूप में, कानून के रूप में जमीन के नापी के लिए डिप्लोमा होल्डर्स को लिया, सर्वे के लिए लिया। इन सबको एक उम्मीद जगी, लगातार काम किए, उनको उम्मीद थी कि ये लंबा काम चलेगा। क्योंकि इतना घपला घोटाला होने लगा कि सरकार फ्रस्ट्रेट हो गई। इतने आरोप लगने के सरकार का फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया। जितने रेवेन्यू मिनिस्टर थे, सबने नियम को रोज बदलते थे, सर्वे के नियम को रोज बदलते चले गए। कभी ये कागजात चाहिए, कभी वो कागजात चाहिए। वस्तु स्थिति में हालात अलग है। अब जानिए कि जमीन जिसका है उसको समझ में आ रहा है कि आपने 35 वर्षों में जमीन के कागजात को, सरकारी दस्तावेज को रखने का अधिकार कर्मचारी को होता था, जो पूरा बंडल बांध के, लाल कपड़े में बांध के, हमने देखा बचपन में लेके गाँव घूम के लगान काटते थे, सारा रिकॉर्ड दुरुस्त रखते थे। 35 वर्ष में जब व्यवस्था बदली तो इन सारे रिकॉर्ड के पन्ने फाड़ दिए गए, पन्ने गायब कर दिए गए, रजिस्टर 2 जो जमाबंदी का प्रतीक है उसको गायब कर दिया गया। तो अभी तो सरकार के घर में जमीन का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, और बीच में जाली करके किसी का जमीन किसी के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया पैसा लेके। इतना उलझ गया है मामला, इसको सुलझाना किसी सरकार की बस की बात नहीं है। ये तो बहुत महाअभियान चलाना पड़ेगा, गांव गांव में जाके रैयतों को उनके पास जो क्या कागजात हैं उसके आधार पे कागजातों को जांच करने के बाद
एक एक जमीन के मालिक को उसके साथ टैग करना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है सर्वे के नाम पे बस रैयतों को बरगलाया जा रहा है? रैयत जो है कि बस कागज दे दे के परेशान हो रहे हैं, और नया नया अलग अलग टाइप का ऐसा नियम आ रहा है कि मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कैंप गांव गांव में लगाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो ये क्या बस टाइम खोटा किया जा रहा है या कुछ होगा, सर्वे होगा? ना ना ना, सर्वे का डर दिखा के पैसा की वसूली हो रही है, पैसा की उगाही हो रही है। ये सारे बताइए ना, कभी रेवेन्यू मिनिस्टर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था। पिछले 5 वर्षों में रेवेन्यू मिनिस्टर कितना महत्वपूर्ण हो गया, बड़े बड़े लोग रेवेन्यू मिनिस्टर बने, और हर बार तबादले सीओ के किए गए और तबादले मुख्यमंत्री के से रद्द किए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को खबर मिली कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने तबादले में भ्रष्टाचार किया है, तभी तो रद्द किया गया, पूरे तबादले रद्द कर दिए गए। तो जो सीओ से पैसे की उगाही हो गई, तबादले रद्द हो गए, तो उनके पैसे थोड़ी लौटे होंगे, वो तो पार्टी के खजाने में गए होंगे, लोगों के व्यक्तिगत जेब में गए होंगे, मंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से उपयोग में आए होंगे। नीतीश जी ने तबादला रद्द करके क्या संदेश दिया? कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। यदि करप्शन मंत्री ने किया तो उसको एफआईआर करते, जेल भेजते। सिर्फ तबादला रद्द करके कौन सी जिम्मेवारी निभाई आपने? अच्छा, 13,000 कर्मी जो परेशान हैं, वो रेवेन्यू मिनिस्टर पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, वो खुद परेशान भी हैं, नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, सर्वे के नाम पे कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को क्यों निकाला गया? और हम लोग को लिया इसलिए गया था कि जब तक सर्वे होगा तब तक आप लोगों का काम रहेगा, और सर्वे अभी कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये रेवेन्यू मिनिस्टर क्या जवाब देंगे? उनका जवाब क्या होगा? उनका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इतना दबाव पड़ गया कि सर्वे काम इनको बंद करना पड़ा। बंद करना पड़ा तो इतने 13,000 लोग क्या काम करते? इनके पास तरीका नहीं कि इनको कैसे इंगेज किया जाए। मेरा मानना है कि इन लोगों को जमीन के बाकी कामों में, महाअभियान में ढंग से लगाना चाहिए। आप जानते हैं, कर्मचारी लोग जो है ना, वो दलाल रखता है, सीओ दलाल रखता है, उनको अपनी जानकारी नहीं, वो दलालों के माध्यम से काम करता है, और ये दलालों ने ये कागज को फाड़ना, खाता बदलना, ये बदलना, उसके लिए रैयतों से पैसे की उगाही करना, ये तो वही जमींदारी वाली व्यवस्था होगी। जमींदार के समय ऐसे होता था, किसी की जमीन को ले लिया, जमींदार किसको जब्त कर लिया, कैसे कर दिया, उलट फुलट करते रहते थे। इसीलिए तो इतना विद्रोह हुआ किसानों के बीच में, जो विद्रोह जमींदारों के खिलाफ इसलिए हुआ, सरकार ने उसी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश की है। दलालों के माध्यम से आपने जमीन के कागजों में हेराफेरी की है। और ये तो देखिए, दलाल तो वो है जो व्यक्तिगत रूप से कोई अमीन रख रहा है, कोई कर्मचारी रख रहा है, कोई सीओ रख रहा है, उसका तो कोई लिखा जोखा है नहीं। लेकिन ये निविदा कर्मी तो आपके रिकॉर्ड में है, सरकार के रिकॉर्ड में है। यदि ये काम जो दलाल से सीओ और कर्मचारी करा रहे हैं, वो काम यदि इनको सौंप दिया जाता, तो कम से कम रिकॉर्डेड लोग गलती तो नहीं करते, उनको तो लिखा जोखा रखता है। तो सरकार को चाहिए था कि उन सब जगह जहाँ दलालों का उपयोग किया जा रहा है, वहां इनको लगाते, इनको लगा के उस काम को दुरुस्त करा। अच्छा सर, एक सवाल है, जमीनी विवाद को लेकर या जमीन को लेकर बिहार में सब लोग जानते हैं कि कितना गोलमाल होता है, कितना विवाद होता है। अभी भी अगर सर्वे के लिए सरकार निकलती है तो हमको लगता है कि 70% ऐसे जमीन होंगे जिन पे विवाद है, और वो विवाद प्रस्त है, और विवाद की वजह से फिर उनको पेंडिंग में ही रखना पड़ जाएगा। कोर्ट में मामला, ऐसे 70% जमीन बिहार के हैं जो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वो सर्वे भी कुछ नहीं उसमें कर पाएगा। तो जन सुराज की सरकार अगर आती है तो ये जो पूरा जमीन का मामला है, या सर्वे का मामला है, या चकबंदी का मामला है, उस पे क्या कर सकती है जो कि ना आम आदमी को, आम रैयतों को ना कोई दिक्कत होगा, ना कोई परेशानी होगी, और कागज के झोल मोल में इतना ना पड़ना पड़ेगा? 3 सूत्री कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार को अपने कागजात दुरुस्त करने होंगे, जो रजिस्टर 2 या बाकी अधूरे अभिलेख हैं, उनके लिए गांव में जाके रैयतों के साथ बात करके उनसे, उनके पास जो भी जमीन के सबूत हैं उनको लेके अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। एक एक खाता, एक एक खेसरा की जमीन की पूरी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में लानी होगी। जब ये हो जाएगा, उसको फिर आप कंप्यूटर में डालिए, कंप्यूटरीकरण कराइए, डिजिटलाइज कराइए। उसके बाद दूसरा होगा कि चकबंदी करानी होगी। किसी एक रैयत की जमीन कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ कहीं है, 2 कट्ठा यहाँ, 3 कट्ठा वहाँ, 5 कट्ठा वहाँ, इन सबको यदि एक जगह उसको 5 बीघे 4 बीघे की जमीन मिलेगी, बड़ा प्लॉट मिलेगा, तो उसकी लेवलिंग कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं, उसमें
बाउंड्री लगा सकते हैं, उसमें खेती ठीक से कर सकते हैं। 2-2 कट्ठे की जमीन कहाँ लोग बाउंड्री लगाए, एक जगह मिलेगा तो विधिवत हो जाएगा। जब आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेंगे, चकबंदी करके सारे रैयतों की जमीन को इस तरह से कर देंगे तो एक एक इन जमीन का हिसाब हमारे पास आ जाएगा। तो जनसुराज इस काम को करेगी। पहले चरण में रिकॉर्ड को दुरुस्त करेगी, बिल्कुल विधिवत, जितना समय लगे विधिवत रिकॉर्ड दुरुस्त होगा। दूसरे चरण में फिर उस दुरुस्त रिकॉर्ड के आधार पर चकबंदी की प्रक्रिया की जाएगी, चकबंदी को पूर्ण किया जाएगा। तीसरे स्थिति में जब चकबंदी हो जाएगा तो फिर जिन रैयतों के पास बहुत बड़ी जमीन है, वो अपनी खेती के लिए सक्षम नहीं है, उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो जमीन सरकार को मार्केट रेट पर जैसे भी दे दें। उन जमीनों को फिर जमीन जिसके पास नहीं है उनको दे दिया जाएगा खेती करने के लिए। ये व्यवस्था होगी। तो 3 चरणों में जमीन और भूमि सुधार के मामलों को किया जाएगा। और इसके साथ साथ जब जमीन हमें मिल जाएगी तो हम लोग हर गांव में 15 एकड़ जमीन निश्चित करेंगे, जहां पर हर गांव में 40,000 गांव में 40,000 रेजिडेंशियल कॉलोनी मल्टी स्टोरी बनाया जाएगा। शहरों में बनते हैं, गांव में नहीं बनते हैं। इससे क्या होगा कि जितने हमारे 8 करोड़ गरीब होमलेस और लैंडलेस लोग हैं, उनको 2 कमरे का बना बनाया मकान, 2 कमरे का फ्लैट इन आवासीय बहुमंजिला कॉलोनी में दिया जाएगा। तो जनसुराज तो इतना बड़ा बड़ा वादा कर रही है, दावा ठोक रही है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे अगर जनसुराज की व्यवस्था आ जाती है तो क्या आम लोग इस पे भरोसा करेंगे? जैसे वादा और दावा कर रही है जनसुराज, वैसा काम भी करेगी कि फिर जो है कि बाकी सरकारों की, बाकी पार्टियों की तरह चुनाव से पहले वाली जुमला बंदी जो है? देखिए, हम लोग का मानना है बहुत सी बीमारियां होती है, तरह तरह की दवाई आती है, कुछ बीमारी लाइलाज होती है। तो लोग कहते हैं भाई दवा खाओगे तो खाली लाइफ स्टाइल ठीक करो, उसी से चलोगे। जैसे डायबिटीज हुआ, मान लीजिए बाजार में एक नई दवा आई जो ये दावा करे कि हम डायबिटीज ठीक कर देंगे। तो जो मरीज पेशेंट बहुत तरह की दवा खा रहा है, उससे उसको सुधार नहीं हो रहा है, यदि कोई दावा करता है कि ये नई दवा है, इसको उपयोग करके देखिए तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको तो उपयोग करना चाहिए। जनसुराज कुछ कह रही है, बाकी तो एक्सपायर्ड दवा है, उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, उसके प्रभाव से आप गरीब होते जा रहे हैं, बिहार पिछड़ता जा रहा है। जिन पार्टियों की शासन व्यवस्था में आप पिछड़ते जा रहे हैं, वो तो पता है कि वो एक्सपायर्ड हो गए, उसकी दवा का प्रभाव खत्म हो चुका, उसके पास कुछ है नहीं बचा हुआ, वो तो अब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही दे रहा है। तो जो इस बीमारी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी देने वाली दवा माने सरकार के बदले में एक जनसुराज नए विकल्प और नई दवा के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, तो एक बार आजमा के देखने में हर्ज क्या है। उस दवा से तो आप बीमार हो ही रहे हैं, इस दवा का इस्तेमाल कीजिएगा तो शायद एक उम्मीद है 50-50 कि ठीक भी हो सकता है, ठीक भी नहीं होंगे, तो कम से कम एक बार उपयोग करने में हर्ज क्या है। चलिए, बाकी एलआरसी वाले मुद्दे पे आप लोग क्या बोलेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।